चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहला एडिटोरियल देख लेते हैं जो कि साउथ एशिया और क्लाइमेट चेंज और इंडिया की कंडीशन को बताता है। इसकी शुरुआत की जाती है COP26 और G20 शिखर सम्मेलन जो रोम में हुआ था उसको लेकर के। भारत ने क्या क्या घोषणाएं की हैं, भारत क्या सोचता है, इसको लेकर के सबसे पहले इसकी शुरुआत राइटर करती हैं। ठीक है। COP26 मतलब 2021 का जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस था ना, ग्लासगो में जो हुआ था स्कॉटलैंड, उसकी बात यहाँ पर की गई है। नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर भाषण दिया अपना। ठीक है। लगभग 1 दर्जन जो इवेंट हुए थे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और एक्सपांड किया इंडियाज़ प्लान टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए हमारा देश क्या कर रहा है, कौन से विस्तार कर रहा है इससे लड़ने के लिए, उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने बताया। इंडिया का जो रिकॉर्ड है, यदि हम 2015 के पेरिस समझौते से देखें एंड इनिशिएटिव्स सच एज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड कोआलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर as part of which Mr. Modi along with other leaders launched the infrastructure for resilient island state। इसकी भी लॉन्चिंग नरेंद्र मोदी के द्वारा अन्य देशों के साथ समर्थन में इसका शुरुआत किया गया है आइरिस, जिसके तहत जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं ना, जो जलवायु परिवर्तन की मार सबसे ज़्यादा झेलेंगे, सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे इकोनॉमिकली भी और अन्य तरीके से भी। इकोनॉमिक तो होगा ही लॉस, इसके अलावा भी कई सारी लॉस होती हैं, जन धन सब तरह का लॉस होता है, तो उससे वो कैसे निपट सकते हैं। इसलिए क्या काम करेगा, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए मदद करेगा। जैसे कि इसरो हमारा वहाँ पर इसरो सैटेलाइट के माध्यम से उनको पहले ही वार्निंग प्रोवाइड कर देगा कि आपके यहाँ चक्रवात आ सकते हैं, बाढ़ आ सकते हैं, तूफान आ सकते हैं। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात की जा रही है। इसके अलावा भी ये जो बैठकें हुई थी, इस पर इंडिया ने नए नए घोषणाएं किए हैं, जिसको नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहा गया है कि कौन सा देश कितनी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, ठीक, नेट जीरो को अचीव करेगा। NDC नए नए जो है इंडिया के द्वारा घोषणा की गई हैं, जिसको पंचामृत या फिर 5 गोल्स हम जानते हैं। और इससे जो लोग हैं ना, काफ़ी प्रशंसा भी किए हैं इंडिया की। लेकिन यहाँ पर एक बात कही जाती है कि जो हमारा खुद का जो रीजन है, ठीक है, आउन रीजन, सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया, विथआउट विच इंडियाज मल्टीपल फोरेस ऑन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज कुड वेल प्रूव फ्रूटलेस। लेकिन अपना ही एरिया जो है ना हमसे छूट गया है। बात करी जाती है साउथ एशिया फीबल वॉइस। अब देखो, फीबल मतलब होता है कमज़ोर वॉइस। साउथ एशिया की वॉइस किस प्रकार से कमज़ोर हो गई है। द अब्सेंस ऑफ साउथ एशियन इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट चेंज लेड बाई इंडिया, ठीक है, एक्रूज टू ए नंबर, ठीक है, मतलब अर्जित करना या फिर निकलना या फिर देय होना, टू ए नंबर ऑफ ओबियस रीजन। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके रीजन बताए जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान की टेंशन है, दैट हैव लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन प्रोसेस। इसी के चलते चलते सार्क में भी कोई प्रगति हमको देखने को नहीं मिली है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं सिंस 2014 से, व्हेन द लार्ज सार्क समिट वाज हेल्ड, इवेंट्स इन अफगानिस्तान एंड द तालिबान टेक ओवर विच विल bring it closer to the Central Asian rather than South Asian neighbors। तो यही बात बताई जाती है कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसके चलते चलते इंडिया और साउथ एशिया के रिलेशन बिगड़े हैं और इंडिया ना सेंट्रल एशिया की तरफ आगे बढ़ रहा है अपने रिलेशन को बढ़ाने के लिए।
इसके अलावा BBM ग्रुपिंग की बात की जाती है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल ग्रुपिंग। ठीक है, ये भी हेल्ड अप हो गया है। इट्स इनिशिएटिव जैसे कि कॉमन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भूटान अपोज कर रहा है। इसके अलावा स्लो मूवमेंट अमंगेस्ट द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिमस्टेक में भी एक इनिशिएटिव था बे ऑफ बंगाल करके, उसमें भी ज़्यादा कोई खास प्रगति देखने को नहीं मिल रही है। Countries along the Bay of Bengal that have yet to bring out a common charter at the global level despite adding climate changes as an area of cooperation a decade ago। अब बात की जाती है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के बारे में। Why does this matter? To begin with, regardless of relation between any of countries in South Asia, India Pakistan being the only notable rivalry, there is no question that this is a cohesive geographical unit that is sheltered by the Himalayas to north, fed by its many glaciers in the intricate network of the rivers that fall into the ocean, and buffered by the same climate and monsoon condition। अब देखो, जो साउथ एशिया वाला जो रीजन है ना, ये सभी को प्रभावित करने वाला है। कुल मिलाकर बात यहाँ पर यही बताई गई है। ठीक है, बताया जाता है कि ये आपस में किस प्रकार से कोहेसिव जियोग्राफिकल यूनिट हैं, दैट इज शेल्टर्ड बाय, जिसको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है हिमालय नॉर्थ की तरफ में, और इसको फेड किया जाता है कई सारी ग्लेशियर्स के माध्यम से इन एन इंटरेक्टिव नेटवर्क ऑफ द रिवर्स that fall into the ocean और buffeted by the same climate and monsoon condition। और ये सारे जो देश हैं प्रभावित होते हैं एक सी जलवायु और मानसून कंडीशन से, या फिर घिरे हुए हैं। सेकंड बात ये है, जो साउथ एशिया है वो बहुत धीरे धीरे करके हो रहा है वर्ल्ड का बिगेस्ट एरिया ऑफ द कंसर्न व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज। अब क्या है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के मामले में वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात बनते जा रही। यदि हम बात करें इसी साल के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की, तो इंडिया और अफगानिस्तान, ये जो दो देश हैं टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल हैं वर्ल्ड वाइड, यदि हम वल्नरेबिलिटी की बात करेंगे तो। लेकिन जो साउथ एशिया है इसको क्लासीफाइज करता है फॉर द ओवरऑल लोएस्ट वैल्यूज बाय वन एस्टिमेट 23 में से 20 मेजर साइक्लोन डिजास्टर इन द वर्ल्ड इन पास्ट हैव ऑकर्ड अराउंड द बे ऑफ बंगाल रीजन। साइक्लोन ज़्यादातर कहाँ पर आए हैं? बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में आए हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, कोस्टल डिग्रेडेशन, सॉइल सैलिनिटी, मतलब भूमि में जो क्षारकता बढ़ जाती है ना और अनुपजाऊ हो जाती है, एज वेल एज वाटर स्कैरसिटीज, मतलब जल की जो कमी जा रही है, पीने योग्य जल की कमी, उसके बारे में यहाँ पर बताई जाती है। काज द डेथ ऑफ 1000 इन साउथ एशिया एच ईयर, इसके चलते चलते हजारों की मात्रा में डेथ देखने को हमको मिलती है। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक नाउ प्रिडिक्ट ए डिक्रीज ऑफ 11% इन साउथ एशियन GDPs 2100 शताब्दी तक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनुमान लगाया है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी GDP 11% में गिरावट आ जाएगी इफ़ बिजनेस एज यूजुअल BAU एमिशंस आर मेंटेन। इसके अलावा बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग और सी लेवल के राइज होने से क्या होगा, समुद्र के किनारे वाले जो लोग हैं रहने के लिए दूसरी जगह भागेंगे। ठीक है, और आश्रय ले लेकर के वो लोग रहना चालू कर देंगे। तो ऐसे लोगों की संख्या है 63 मिलियन, जिसको हम क्लाइमेट माइग्रेंट्स कहते हैं। साउथ एशिया में होने वाले हैं 2050 तक।
अब जब हम इतनी सारी कंडीशन देख लिए हैं कि साउथ एशिया की कंडीशन कितनी ख़राब है, तो इस हिसाब से इस रीजन को हेल्प, मनी, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, अब चूँकि डेवलपिंग जो नेशंस हैं वो लोग अभी उतने ज़्यादा कदम नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसों की अभी कमी है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तो ऑलरेडी कमाई अपनी कर चुके हैं फॉसिल फ्यूल्स की मदद से। तो अब उनका ये कर्तव्य है, उनका ये दायित्व है कि वो आगे आएँ और गरीब देशों की मदद करें, टेक्नोलॉजी दे करके और पैसे दे करके। इसके बाद बात करी जाती है ग्रीन पोटेंशियल की। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स न्यूली लॉन्च्ड साउथ एशिया रोड मैप, वर्ल्ड बैंक ने एक रोड मैप जारी किया है, साउथ एशिया रोड मैप, जिसमें बताया गया है कि साउथ एशिया में कितनी अपॉर्चुनिटी है यदि आप कोई भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अच्छा काम करना चाहते हो तो। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि 3.4 ट्रिलियन डॉलर की, ठीक है, क्षमता है यहाँ पर क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करी जा रही है कि टोटल यदि देखें ना तो आप 3.4 ट्रिलियन डॉलर का निवेश यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, विथ एनर्जी इफिशिएंट ग्रीन बिल्डिंग्स एलोन रिप्रेजेंटिंग एन इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ मोर देन 1.5 ट्रिलियन। यदि आप एनर्जी इफिशिएंट ग्रीन बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में 1.5 ट्रिलियन डॉलर का निवेश आ सकता है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें निवेश हो सकता है 950 बिलियन डॉलर का इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बाई 2030। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, इतना निवेश हम कर सकते हैं। जितना आप निवेश करोगे उतना ही हमको रिटर्न भी होने वाला है। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं ऐड करी गई हैं, जैसे कि सोलर ग्रिड, वाइंड फार्म्स एंड रन ऑफ रिवर एनर्जी, पानी से जो बिजली उत्पन्न करते हैं, सूरज से जो बिजली उत्पन्न करते हैं और हवा से जो बिजली उत्पन्न करते हैं, इनकी कॉस्ट को यहाँ पर नहीं इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अदर ड्रॉबैक्स के बारे में बात की जाती है, जैसे कि चाइना। आगे बात करी जाती है कार्बन का जो फुटप्रिंट है ना वो बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ में कोरोना के कारण जो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है ना इकोनॉमिक आई हैं, उनकी भी मजबूरी है। इसी के चलते चलते कंट्री जो है ना रीजनल कोएलिशन के किनारे जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं और कुछ वो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लोजर होम, looking for solution closer home than those provided by globalization and long distance supply chain। कोरोना के चलते चलते तो देश यही सोच रहे हैं कि हम किसी पर निर्भर ना रहें। ठीक है, क्या भरोसा कल को यदि वहाँ कुछ हो जाए तो वहाँ के भरोसे ही हम थोड़ी ना बैठे रहेंगे, दूसरे देश के भरोसे। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाती है, ये जो रीजन है ना साउथ एशिया वाला, persistently showing lower inter-regional trade and connectivity and lower level of cooperation on migrant labor issue, interstate tourism and cross-border employment than other region। अदर रीजन की यदि आप तुलना करोगे ना तो इस रीजन में कोई सहयोग हमको देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी को हम समझ लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि देखा जाए ना तो जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो कुल मिलाकर कौन पेड कर रहा है, हमसे ही आप पेड करवाएंगे। वो मान के चलो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर बढ़ा दी जाती है, ठीक है, तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा। जहां आप 70 रुपये देते थे तो आज आपको 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो आप ही पेड कर रहे हैं ना उस एक्साइज ड्यूटी की भरपाई को। तो एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स रहता है,
जो कि इम्पोज किया जाता है गुड्स फॉर देयर प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग एंड सेल पर। ठीक है, किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी लाइसेंसिंग यदि आप ले रहे हो और यदि उसकी बिक्री कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ आपको गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। एन इनडायरेक्ट टैक्स paid to government of India by producer of goods. Excise duty is the opposite of custom duty in that it apply to goods manufactured domestically in the country, while custom is levied on those coming from outside of the country. तो यहाँ पर बताया जाता है कि कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में क्या अंतर है। कस्टम ड्यूटी इंडिया में ही जो प्रोडक्ट बन रहा है उस पर लगाया जाता है, और जो एक्साइज ड्यूटी है वो बाहर से आने वाले प्रोडक्ट पर लगाई जाती है। यहाँ पर बताया जाता है सेंट्रल लेवल पर एक्साइज ड्यूटी अर्लियर यूज टू बी लेविड एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ईटीसी। जहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था जुलाई 2017 में, जो कि जिसने सबस्यूम कर लिया था कई सारे एक्साइज ड्यूटी को। यदि हम आज की बात करें ना, तो एक्साइज ड्यूटी अप्लाई ओनली ऑन पेट्रोलियम एंड लिक्योर। तो इसी को लेकर के आज न्यूज़ आई है, पेट्रोल पर ही जो है एक्साइज ड्यूटी वो कम कर ली गई है। अब यदि हम न्यूज़ की तरफ देखें तो न्यूज़ में बताया गया है एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल कट बाई 5 रुपये और डीजल में 10 रुपये की कटौती की गई है। अब इससे ज़्यादातर जो मोस्टली बीजेपी रोल्ड स्टेट है ना, उन्होंने क्या काम कर दिया है, स्लैश कर दिया है फ्यूल के टैक्सेस को। यहाँ पर बताया जाता है एकदम ओरिजिनल पिक्चर कि आप कितने रुपए पेड कर रहे हो पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए। द टेबल लिस्ट्स द रिटेल प्राइस बिल्डअप ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली 1 नवंबर की बात है। द सेंटर हैज़ रिड्यूस 5 रुपये एंड 10 रुपये फ्रॉम एक्साइज ड्यूटीज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल रिस्पेक्टिवली। बेस प्राइस बताया जाता है 47.28 रुपये पेट्रोल का, डीजल का है 49.36। इसमें फ्रेट का चार्जेस बताया जाता है 0.3 और डीजल में 0.28। सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है किसका, एक्साइज ड्यूटी और वैट का। एक्साइज ड्यूटी लगती है 32.9 और 31.8 लगता है डीजल में। डीलर अपना चार्ज लेता है 3.9 रुपये पेट्रोल में और डीजल में 2.61। वैट लगता है 25.31 और डीजल में 14.37। इस प्रकार से टोटल जोड़ दोगे तो 109.69 रुपया लीटर हो गया पेट्रोल और डीजल हो गया 98.42 लीटर। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो कोवैक्सीन को लेकर के है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए सहमति दे दी है। रिलीफ फॉर दोज विशिंग टू फ्लाई अबॉर्ड। अब हम देख लेते हैं कि कोवैक्सीन के बारे में कुछ कुछ बेसिक बातें कौन कौन सी हैं। इसमें बताया जाता है इसकी जो एफिकेसी है, रिजल्ट वर पब्लिश्ड इन जुलाई, वो बताते हैं कि वैक्सीन वाज अबाउट 93% इफ़ेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सीवियर कोरोना। यदि आपको बहुत ज़्यादा गंभीर घातक कोरोना हुआ है तो उसमें आपको प्रिवेंट करने की जो कैपेसिटी है ना, वो 93% इफ़ेक्टिव है कोवैक्सीन। इसके बाद बताया जाता है 65% इफ़ेक्टिव है कोरोना के डेल्टा वेरिएंट में। कोवैक्सीन को डेवलप किया गया था भारत बायोटेक के द्वारा इन पार्टनरशिप विथ ICMR। कोवैक्सीन शॉट्स वर सेंट टू म्यांमार, पराग्वे, जिम्बाब्वे एज ग्रांट्स अपार्ट फ्रॉम मॉरिशस एंड ईरान। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड। तो अमेरिका ने इजरायली जो मेकर है ऑफ पेगासस बनाने वाली जो कंपनी है उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इसका मिसयूज़ हो सकता है, इसका मिसयूज़ गवर्नमेंट कर सकती है
लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए उनके फ़ोन को हैकिंग करवा करके। तो ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए अमेरिका चाहता है कि हम इसको ब्लॉक कर दें। तो इसी के बारे में बताया जाता है कि जो स्मार्टफोन्स इफेक्टेड विद द पेगासस आर इसेंशियली टर्न इनटू पॉकेट स्पाइंग डिवाइस। ये क्या है, जासूस की डिवाइस की तरह काम करने लग जाते हैं। मेनली इसको बनाया गया था इजराइल की कंपनी के द्वारा, जो आतंकवादी हैं और भी इस प्रकार के जो बड़े बड़े अपराधी हैं ना, उनको ट्रैक करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और बताया जाता है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही ये केवल सरकार को ही बेचा जाता है ये सॉफ्टवेयर। और एक सॉफ्टवेयर की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है और कई सारे फ़ोनों की ये हैकिंग कर सकता है। खाली एक व्हाट्सएप की मिस्ड कॉल के माध्यम से आपके मोबाइल में एंटर कर जाएंगे। आपको कोई भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको पता भी नहीं चलता है कुछ।